औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर इमरान मोहसिन है। मैं सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स मुल्तान में कॉमर्स डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं अपने इदारे और अपने डिपार्टमेंट की तरफ से बीकॉम पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स को खुशामदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। कॉस्ट अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है वो एक टेक्निकल और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, प्योर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस हैं उसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्ट टोटल 100 मार्क्स पर मुश्तमिल है, जिसमें 20 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और 80 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं। जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो 10 आपको गिवन होंगे और उनमें से 10 ही अटेम्प्ट करने हैं आपने। 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा, जबकि जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपको 4 अटेम्प्ट करने होंगे और 7 गिवन होंगे और 20 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा। आइए आज हम अपने पहले चैप्टर की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। ये स्टूडेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या? कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, एलोकेटिंग एंड रिपोर्टिंग द वेरियस कॉस्ट इनकर्ड इन द ऑपरेशन ऑफ एन एंटरप्राइज। कॉस्ट अकाउंटिंग से मुराद एक ऐसा अमल जिसमें हम मुख्तलिफ कॉस्ट से रिलेटेड डाटे को रिकॉर्ड करते हैं, उसको एलोकेट करते हैं और उसकी रिपोर्टिंग करते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन के दौरान उसे हम कॉस्ट अकाउंटिंग का नाम देते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग, द मेन पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टू इंक्रीज द प्रॉफिट। कॉस्ट अकाउंटिंग का बुनियादी मकसद है स्टूडेंट्स, कारोबार के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कॉस्ट को कम करना, ताकि कारोबार का मुनाफा क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। आपको पता है कि हर बिज़नेस का जो बुनियादी मकसद होता है वो इंक्रीजिंग प्रॉफिट होता है, और वो इंक्रीजिंग प्रॉफिट कब होगा कि जब उसकी जो अशिया पर आने वाली लागत है उसको क्या किया जाएगा, कम से कम किया जाएगा। जितनी ये लागत कम आएगी उतने ही कारोबार का मुनाफा बढ़ता जाएगा। Manufacturing business, that type of business in which goods are traded after some modification is called manufacturing business. For example, sugar industry, ऐसा कारोबार जिसमें अशिया की खरीदो फरोख्त कुछ उसमें तब्दीली करने के बाद फिर की जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पे शुगर इंडस्ट्री शुगर केन लेके आते हैं, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं, जो कि शुगर केन को शुगर में तब्दील करके फिर मार्केट में सेल की जाती है, उसे हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का नाम देते हैं। तो इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर हम रॉ मटेरियल की शक्ल में माल लेके आते हैं, उसके ऊपर लेबर और इक्विपमेंट लगाते हैं जो उस रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स की शक्ल में तब्दील करता है और फिर मार्केट में सेल करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पे शुगर केन लेके आए, उसके ऊपर लेबर ने काम किया, इक्विपमेंट ने काम किया, जिससे बाद में वो किसकी शक्ल इख्तियार कर गई, शुगर की शक्ल इख्तियार कर गई और फिर मार्केट में सेल किया। इसे हम क्या नाम देंगे, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का नाम देंगे। इसी तरीके से वुड, लकड़ी लेके आए, उसके ऊपर लेबर ने काम किया, इक्विपमेंट ने काम किया, जिसने उसे फर्नीचर में कन्वर्ट किया और फिर मार्केट में सेल किया, उसे हम क्या कहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का नाम देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, हर सिस्टम के 3 एलिमेंट होते हैं, जिसमें पहला एलिमेंट जिसे हम रॉ मटेरियल का नाम दे रहे हैं, इनपुट कहते हैं उसे, लेबर और इक्विपमेंट ये आपका प्रोसेस है, और फिनिश गुड को हम आउटपुट का नाम देते हैं।
आप डियर स्टूडेंट्स मेरे लिए कौन है? इनपुट, रॉ मटेरियल, क्योंकि आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का एक लफ्ज़ भी अभी नहीं आता, तो आप मेरे लिए कौन है? रॉ शेप है। मैं एज ए टीचर और प्रिंसिपल, सुपरवाइज़र वगैरह, ये सारे के सारे जितनी भी चीज़ें ये एज ए प्रोसेसिंग आपके ऊपर क्या कर रही हैं? वर्क कर रही हैं, जो कि आपको क्या बनाएंगी इन फ्यूचर इंशाल्लाह एक्सपर्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो इससे मुराद क्या हुआ कि एक ऐसा कारोबार जिसमें हम रॉ मटेरियल की शेप में माल लेके आते हैं, उसके ऊपर अपनी लेबर और इक्विपमेंट लगाते हैं जो कि उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है और फिर मार्केट में सेल किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए 3 एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। नंबर 1 मटेरियल, नंबर 2 लेबर, नंबर 3 फैक्ट्री ओवरहेड। मटेरियल क्या है? दीज आर द प्रिंसिपल सब्सटेंस दैट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फिनिश गुड्स बाय एडिशन ऑफ लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। ये वो अशिया हैं जो कि हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर बड़ा मरकज़ी किरदार अदा करती हैं और इनमें मज़ीद लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट मिलाकर हमारी प्रोडक्ट को इसमें तैयार किया जाता है। मटेरियल डियर स्टूडेंट 2 तरह का होता है, एक डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा इनडायरेक्ट मटेरियल। मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल क्या है? दैट मटेरियल विच कॉस्ट ईजिली ट्रेसेबल इन प्रोडक्शन कॉस्ट, इट प्लेज अ वाइटल रोल इन द प्रोडक्शन। ऐसा मटेरियल जो हमारी प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है उसके अंदर आसानी से ट्रेस किया जा सके और हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर एक अहम किरदार अदा करे, इसके बग़ैर प्रोडक्शन नामुमकिन हो, ऐसे मटेरियल को हम डायरेक्ट मटेरियल का नाम देंगे। मिसाल के तौर पे मैं ये बात कहता हूँ कि अगर 10 टन या 10 मन चीनी बनानी है तो उसके लिए जो है हमें 100 टन गन्ने की ज़रूरत होती है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? डायरेक्ट मटेरियल का नाम देंगे। आप 1 किलो आटे में जो है वो 15 रोटियां बना सकते हैं, ये क्या है? ये डायरेक्ट मटेरियल है जिसकी कॉस्ट इजीली ट्रेस की जा सकती है कि आपकी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर इतनी जो कॉस्ट है वो आपकी डायरेक्ट मटेरियल से। दूसरा, ये जो कॉस्ट है ये हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर अहम किरदार अदा कर रही है। मैं कहता हूँ कि बग़ैर गन्ने के अगर आप चीनी बना लें तो ऐसा नामुमकिन है, बग़ैर लकड़ी के अगर आप फर्नीचर तैयार कर लें ऐसा नामुमकिन है। इसका मतलब क्या हुआ कि गन्ना और चीनी ये वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं किसमें? हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। इसलिए इसकी कॉस्ट को हम चार्ज किसको करते हैं? प्रोडक्शन को करते हैं, जिसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पे शुगर केन एंड वुड यानी लकड़ी वगैरह। इनडायरेक्ट मटेरियल से मुराद वो मटेरियल है जिसकी कॉस्ट हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर ट्रेसेबल ना हो और जो ना ही हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर अहम किरदार अदा करे, उसे हम इनडायरेक्ट मटेरियल का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पे एक चेयर है, उसको जोड़ने के लिए कीलों की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर कीले नहीं हैं तो हम फर्नीचर या चेयर बनाना छोड़ नहीं देंगे, बल्कि हम क्या करेंगे? हम उसकी जगह ग्लू का इस्तेमाल कर लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनडायरेक्ट जो मटेरियल है उस इनडायरेक्ट मटेरियल का अल्टरनेटिव यूज़ किया जा सकता है, लेकिन डायरेक्ट मटेरियल का अल्टरनेटिव यूज़ नहीं किया जाएगा। तो इनडायरेक्ट मटेरियल को हम एज ए एक्सपेंस चार्ज करते हैं, तो जब एज ए एक्सपेंस चार्ज किया जाएगा तो उसकी कॉस्ट को फिर हम फैक्ट्री ओवरहेड को चार्ज करेंगे। इसे हम क्या नाम देते हैं? इनडायरेक्ट मटेरियल का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पे कीज, ग्लू वगैरह। नेक्स्ट हमारी जो टाइप है वो है लेबर। लेबर क्या है डियर स्टूडेंट्स? लेबर इज द फिजिकल और मेंटल एफर्ट्स एक्सपेंडेड इन द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो हमारी जहनी और जिस्मानी काविशें इस्तेमाल की जाती हैं उसे हम क्या नाम देते हैं? उसे हम लेबर का नाम देते हैं। अब चाहे आपकी अगर वो काविश फिजिकल है तो उसे हम क्या नाम देंगे? उसे हम डायरेक्ट लेबर का नाम देंगे, क्योंकि वो लेबर है जो कि एक्चुअल रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट के अंदर क्या कर रही है? ट्रांसफ़र कर रही है।
तो लिहाजा जो चीज़ आपको रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स की तरफ लेके आ रही है वो आपकी क्या है, वो डायरेक्ट लेबर है, क्योंकि उसके अंदर फिजिकल एफर्ट्स क्या हैं, शामिल हैं। अगर वो आपकी मेंटल एफर्ट्स है तो उसे हम क्या नाम देंगे, उसे हम इनडायरेक्ट लेबर का नाम देंगे, क्योंकि वो खुद रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट नहीं कर रहा, वो जस्ट और जस्ट सुपरवाइजिंग कर रहा है, अपनी निगरानी में उस प्रोसेस को कंप्लीट करवा रहा है। लिहाजा उसे हम क्या नाम देंगे, उसे हम इनडायरेक्ट लेबर का नाम देंगे। तो जब डायरेक्ट लेबर आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर अहम किरदार अदा कर रही है तो उसकी कॉस्ट को भी हम प्रोडक्शन को चार्ज करेंगे, जिसे हम सीजीएस का नाम दे रहे हैं। और जो इनडायरेक्ट मटेरियल है, उन इनडायरेक्ट जो आपकी लेबर है उसकी कॉस्ट को हम एज ए एक्सपेंस चार्ज करेंगे और फैक्ट्री ओवरहेड को चार्ज करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं एज ए टीचर आपके लिए कौन हूँ, डायरेक्ट लेबर हूँ। मैं अगर लेक्चर नहीं दूंगा तो आपको इस चीज़ का क्या होगा, नुकसान होगा। जो प्रिंसिपल है वो आपके लिए क्या है, इनडायरेक्ट लेबर। उनका होना या ना होना आपके लेक्चर से ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन अगर आपके रेलिवेंट टीचर लेक्चर नहीं देते तो वो आपके लिए क्या होगा, नुकसान का सबब बनेगा। नेक्स्ट टाइप है हमारी फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड, ऑल दोज एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड फैक्ट्री ओवरहेड। फॉर एग्जाम्पल इनडायरेक्ट मटीरियल एंड इनडायरेक्ट लेबर। डियर स्टूडेंट्स, वो तमाम अखराजात जो किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए किए जाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम फैक्ट्री ओवरहेड का नाम दे रहे हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इस पढ़ाते वक्त ये बिजली यूज़ हो रही है, फर्नीचर यूज़ हो रहा है, लाइटिंग जल रही है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये आपके फैक्ट्री ओवरहेड हैं। अगर आप ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, ये लाइटें भी बंद हो जाएंगी, रूम भी बंद हो जाएगा, वाइट बोर्ड भी यूज़ नहीं होगा, तो वो प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान होने वाले तमाम अखराजात आपके क्या कहलाएंगे, फैक्ट्री ओवरहेड का नाम देते हैं। ये फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड भी होते हैं और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड भी होते हैं। अगर ऐसे अखराजात जिनका ताल्लुक आपके प्रोडक्शन वॉल्यूम के साथ ना हो, प्रोडक्शन चाहे हो या ना हो, 1 यूनिट की हो चाहे 1000 यूनिट की हो, वो हर हाल में बर्दाश्त करने पड़े, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड का नाम देते हैं, जैसे रेंट वगैरह। लेकिन अगर ऐसे अखराजात जो कि हमारी डायरेक्ट प्रोडक्शन से ताल्लुक़ रखते हो, प्रोडक्शन के बढ़ जाने से बढ़ जाएं और प्रोडक्शन के कम होने से कम हो जाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम वेरिएबल ओवरहेड का नाम देते हैं। आपने ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है, ज़्यादा लेबर लगेगी, ज़्यादा मटेरियल लगेगा। कम प्रोडक्शन करनी है, कम लेबर लगेगी, कम एफएच होगा, कम आपका लेबर लगेगी, कम मटेरियल लगेगा। इसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल ओवरहेड का नाम देते हैं। इस तरीके से ये 3 के 3 एलिमेंट जब आपके एक साथ इकट्ठे होते हैं तो उससे आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट तैयार की जाती है। इस तरीके से आज के लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़, गुड लक।